स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम 2024 यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सेल्फोर्ड का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ पर टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है खाद्य जाल फूड वेब पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन विधियों के बारे में विस्तार से लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों एवं उनके संरक्षण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक लेख लिखिए। अब देखेंगे नोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फोर्ड का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर सेल्फोर्ड का सहनशीलता सहिष्णुता का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेल्फोर्ड का पूरा नाम वी.ई. सेल्फोर्ड है, ठीक है। वी.ई. सेल्फोर्ड ने सन 1913 में लिबिक के नियम में कुछ आवश्यक तत्व जोड़े। इनके अनुसार किसी तत्व की अधिकता भी जीवों के लिए सीमाकारी कारक लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। जो सेल्फोर्ड थे उन्होंने लिबिक के नियम में कुछ और तत्व जोड़े और उनके अनुसार, किसके अनुसार, सेल्फोर्ड के अनुसार तत्व की अधिकता भी जीवों के लिए सीमाकारी मतलब लिमिट में होना चाहिए। जैसे ताप, ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। प्रकाश, लाइट, जल, वाटर आदि सेल्फोर्ड के अनुसार एक आवश्यक पदार्थ का अधिक मात्रा में होना भी उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना उसका अत्यधिक कम होना। मतलब किसी भी चीज़ का कुछ लिमिट होना चाहिए। जैसे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो भी वो हानि करेगा हमारे शरीर को, और ज़रूरत से कम खाना खाएं तो भी वो हमारे शरीर को हानि करेगा। इसलिए हमें एक लिमिट में खाना खाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ की कुछ विशेष सीमाओं से कमी या अधिकता जीवों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मतलब अगर एक लिमिट में दवाई पीते हैं, अगर हम ज़्यादा दवाई पी देंगे तो भी हमारे बॉडी को वो हार्म करेगा और कम पिएंगे तो भी हार्म करेगा। इसलिए हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक सीमा होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव के लिए प्रत्येक कारक की एक उच्चतम व निम्नतम सीमा होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच का परिसर सहनशीलता का परिसर रेंज ऑफ टॉलरेंस कहलाता है। सेल्फोर्ड के सहनशीलता नियम के निम्नलिखित 5 सहायक सिद्धांत हैं। पहला नंबर पे है सहनशीलता की क्षमता, टॉलरेंस कैपेसिटी मतलब सहने की क्षमता, ठीक है। विभिन्न जीवों की सहनशीलता में भिन्नता होती है, मतलब अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से सह सकते हैं, ठीक है। किसी जीव की सहनशीलता की सीमा एक कारक के लिए विस्तृत तथा दूसरे कारक के लिए बहुत ही कम होती है। कोई बहुत ज़्यादा सह सकता है या कोई बहुत कम सह सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ गया है लॉ ऑफ टॉलरेंस का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर पे देखेंगे वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जिन जीवों की सहनशीलता अधिक होती है, मतलब जो जीव अधिक सह सकते हैं, वे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जबकि जिनकी कम होती है वे छोटे क्षेत्र में फैले रहते हैं। थर्ड नंबर पे है सहनशीलता की सीमा, रेंज ऑफ टॉलरेंस। सहनशीलता की सीमा जब किसी जाति विशेष के लिए कोई एक वातावरणीय कारक अनुकूल ना हो, मतलब कोई जो एक वातावरण है वो उनके लिए ठीक ना हो, अनुकूल का मतलब ठीक ना हो, तो दूसरे कारकों के लिए भी सहनशीलता की क्षमता कम हो सकती है या फिर कम हो जाती है। फोर्थ नंबर पे है भौगोलिक स्थितियाँ, जियोग्राफिकल कंडीशंस।
प्रकृति में कोई जीव एक कारक विशेष के अनुसार अनुकूलतम परिस्थिति में रहते हैं। ऐसी दशा में दूसरे कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक ही जाति के जीवों में एक ही भौतिक कारक के लिए सहनशीलता की सीमाएं एवं अनुकूलन परिसर बदलते रहते हैं। अब हम देखेंगे 5th नंबर, प्रजनन काल एक चरम अवस्था, रिप्रोडक्टिव पीरियड एज क्रिटिकल फेज। कोई भी वातावरणीय कारक सीमाकारी कारकों की तरह सक्रिय होता है तो जीवधारी का प्रजनन काल उसके जीवन का सर्वाधिक निर्णायक समय होता है। बीजों, अंडों, भ्रूणों तथा लार्वा आदि के लिए सहनशीलता की सीमाएं अप्रजननशील जीवों की तुलना में अधिक सीमित होती है। जो जीव प्रजनन नहीं करते हैं उनके तुलना में उनके मुताबिक बीजों, अंडों, भ्रूणों, लार्वा आदि के लिए सहनशीलता की सीमा अधिक होती है। ठीक है, जैसे पेट्रोमाइजोन का एमोसिट लार्वा समुद्र के खारे पानी को सहन नहीं कर सकता, अतः प्रजनन काल में पेट्रोमाइजोन समुद्र से नदियों में चला जाता है, जबकि प्रौढ़ पेट्रोमाइजोन समुद्र के खारे पानी को सहन कर सकता है। इस तरह से समुद्र का खारा जल पेट्रोमाइजोन के लार्वा के लिए सीमाकारी कारक का कार्य करता है। मतलब जब वो पेट्रोमाइजोन है वो जब प्रजनन काल में जब वो प्रजनन करता है तो वो समुद्र में नहीं रह सकता है, वो समुद्र से निकलकर नदियों में चला जाता है। जबकि जब वो प्रौढ़ अवस्था में रहता है तो वो समुद्र का खारे पानी को सहन कर सकता है, लेकिन जब वो प्रजनन करता होता है तो वो समुद्र का खारे पानी को सहन नहीं कर सकता। अब देखेंगे सीमाकारी कारकों की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। न्यूनतमता का नियम एवं सहनशीलता का नियम दोनों के प्रभाव का जीवों में साथ साथ अध्ययन करने से सीमाकारी कारकों की अधिक सामान्य एवं आधुनिक अवधारणा बनी है। इससे लाभदायक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार वातावरण में जीव निम्नलिखित 2 परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित रहते हैं। पहला है उन पदार्थों की मात्रा एवं परिवर्तनशीलता जिनकी जीवों को सबसे कम आवश्यकता होती है। दूसरा है वातावरण के अन्य घटकों व इनके प्रति स्वयं प्राणियों का सहनशीलता परिसर। सीमाकारी कारकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। वातावरण के प्रति जीवों के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जटिल होते हैं। जीवों के वातावरणीय संबंधों में कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है, किंतु सभी कारक समान महत्व के नहीं होते। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, खाद्य जाल फूड वेब पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखेंगे खाद्य जाल फूड वेब। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार से कई खाद्य श्रृंखलाएं एवं एक दूसरे से संबंधित होती है। मतलब उत्पादक पर उपभोक्ता डिपेंड होता है तथा एक प्रकार का जाल सा बना लेती है, जिसे खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल में पाए जाने वाले जीव विभिन्न स्तरों में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब एक दूसरे को खाते हैं, इसलिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उपलब्ध भोजन के आधार पर प्रत्येक स्तर पर विभिन्न जीव निम्न स्तर के एक से अधिक जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि देखेंगे चूहा कई प्रकार के तने, जड़, फल व बीज खाता है,
जो चूहा है वो कई प्रकार के तने खाता है, स्टेम को तरा कहा जाता है, जड़ रूट को कहा जाता है, रूट खाता है, फल फ्रूट्स को कहा जाता है, फ्रूट्स खाता है, वो बीज सीड्स को कहा जाता है, सीड्स खाता है। ठीक है। सांप चूहों का शिकार करता है। सांप किसका शिकार करता है? चूहों का। मतलब जो चूहा है वो क्या हो गया? उत्पादक हो गया, और जो सांप है वो क्या हो गया? उपभोक्ता, क्योंकि सांप चूहा को खाता है। तथा गिद्ध सांप का शिकार करता है। जो गिद्ध है वो अब सांप को खाता है ना। पहले चूहा किसको खाया? तने, जड़, फल। फिर उसके बाद फिर सांप चूहे को खाया, फिर गिद्ध किसको खाया? किसका शिकार किया? सांप का। सांप मेढक व चूहा दोनों को खाता है। सांप किसको किसको खाता है? चूहे को भी खाता है और मेढक को भी खाता है। इस प्रकार से यह जटिल खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल फूड वेब का निर्माण करता है। एक फूड वेब का निर्माण करना मतलब बनाता है, फूड वेब बनाता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल की जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में वैकल्पिक युक्तियां होती है, उतना ही अधिक जीवित प्राणियों को स्थिर समुदाय होगा। जैसे यदि किसी क्षेत्र में शशक कम हो जाए तो क्या उसका शिकार करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता बाज पक्षी भी कम हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, मतलब हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शशक के कम होने से वनस्पतियों को अधिक उगने का मौका मिलेगा। अगर शशक कम होंगे तो वनस्पति जो प्लांट्स होंगी वो ज़्यादा उगेंगे, उनको उगने का मौका ज़्यादा मिलेगा। से फल व बीज अधिक उत्पन्न होंगे, फल भी ज़्यादा उत्पन्न होंगे और बीज भी। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर चूहे अधिक उत्पन्न होंगे और बाज शशक के स्थान पर चूहों को खाने लगेंगे। जो बाज हैं वो शशक के जगह चूहे को खाने लगेंगे और बाज अपनी संख्या को बनाए रखेंगे, मतलब अपनी जाति को विलुप्त होने नहीं देंगे। इस प्रकार से खाद्य जाल के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतने ही जीव समुदाय स्थिर होंगे तथा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा, मतलब बना रहेगा। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, पर्यावरण प्रभाव आकलन विधियों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर देखेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन। हम सबको ज्ञात है, मतलब हम सबको पता है कि कृषि में, मतलब जो खेती करते हैं उसमें कीटनाशकों का उपयोग, उद्योग एवं खनिज खनन से हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हम खेती करते हैं तो उसमें कीटनाशक यूरिया वगैरह डालते हैं तो वो हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रकृति को विपरीत प्रभाव डालता है, मतलब हमारे पर्यावरण को हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। इस प्रकार के प्रभाव या संघात के कारण हमारी भूमि का मतलब होता है जमीन, वन का मतलब होता है जंगल, जल मीन्स पानी, वायु एवं जैविक विविधता बायोलॉजिकल डिवर्सिटी पर हानिकारक पदार्थों एवं अन्य कारकों के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह के प्रभाव या संघात मतलब इम्पैक्ट के मूल्यांकन को पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। इस विधि के द्वारा निश्चित पर्यावरणीय परिणाम के साथ कुछ योजना का निर्माण एवं उससे होने वाली क्षति एवं लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। जब कोई भी उद्योग कारखाना को कहा जाता है, ठीक है, या कारखाना मतलब उद्योग को ही कारखाना कहा जाता है, प्रारंभ होता है तब कच्चे माल के साथ साथ सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। कारखाने में सबसे पहले कच्चा माल रखा जाता है, फिर उसे बनाने के लिए कुछ पहलुओं, कुछ बातों को विचार में रखा जाता है। इसे समझने के लिए बिलासपुर क्षेत्र के किसी तापीय ऊर्जा
परियोजना का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसका वर्णन निम्नानुसार है। जैसे पहला नंबर पे है, तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सर्वप्रथम कच्चा माल मतलब सबसे पहले कच्चा माल मुख्य रूप से कोल किसी कोल माइंस से प्राप्त किया जाता है, जिससे खनन, परिवहन एवं उससे पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में पूर्व में ही विचार किया जाता है, पहले ही सोचा जाता है। दूसरे नंबर पे है, खनन के समय और रेत, मिट्टी, जैविक विविधता, जलीय कार्यों, वाटर बॉडीज के साथ पौधों एवं प्राणियों की विभिन्न जातियों की भी क्षति होती है और उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। थर्ड नंबर पे है, खनन क्षेत्र मीनिंग एरिया से स्थानीय आवासों मतलब वहाँ के जो निवासी हैं उसकी दूरी और खनन की निरंतर अभिक्रियाओं का जनसंख्या पर भोजन फूड मतलब खाने एवं जलीय स्रोतों संबंधी प्रभावों का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। खनन हेतु आवश्यक ऊर्जा की उपलब्धता एवं स्थानीय लोगों को प्राप्त सुविधाओं का आकलन कर लेना चाहिए। इसका मतलब है, अगर हम कोई भी कारखाना शुरू करते हैं या उद्योग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए कि इससे हमको क्या क्या नुकसान होगा। नुकसान के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। वहाँ जो निवासी हैं जहाँ पर हम कारखाना खोल रहे हैं तो उन निवासियों को क्या क्या असुविधाएं होंगी इसके चक्कर में, तो सभी पे हमको विचार करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, स्रोत क्षेत्रों के वातावरण के सभी संगठकों के पुनर्वास योजना मूल्य सहित बनाना चाहिए, जिससे कि आवासों की अवनति को खनन के साथ रोका जा सके। फिफ्थ नंबर पे है, वातावरणीय संघात निर्धारण का अगला चरण ऊर्जा संयंत्र का स्थान निर्धारण, पावर प्लांट लोकेशन होता है। वातावरण को भी इससे हार्म ना हो, ये भी हमको देखना पड़ता है। यह संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्थापन सेटअप का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन की आवश्यकता है। संयंत्र की स्थापना से होने वाली प्रदूषणों का परीक्षण एवं उससे बचाव के तरीके पर स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक असंतुलन से बचा जा सके। अब देखेंगे पर्यावरणीय संघात निर्धारण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरणीय संघात निर्धारण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विकास दीर्घकालिक हो मतलब लंबे समय तक हो, जिससे वातावरणीय अपक्षय न्यूनतम होता है मतलब कम होता है। किसी परियोजना पर प्रोजेक्ट पर इससे होने वाले विपरीत प्रभावों को सही किया जा सकता है। विपरीत प्रभाव उल्टा प्रभाव को बोला जाता है। भारतीय शासन के पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय को परियोजना के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, क्योंकि सभी परियोजनाओं के संघातों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों या सेक्टर की परियोजना सम्मिलित की गई है, जैसे दीर्घ सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, जल ऊर्जा परियोजना, उद्योग खनन परियोजना, तटीय क्षेत्र परियोजना, पर्यटन परियोजना एवं संचार परियोजना आदि। मंत्रालय में एक पर्यावरण संघात निर्धारण शाखा होती है, जिसके अंतर्गत 3 विभाग आते हैं और प्रत्येक विभाग विशिष्ट क्षेत्र की परियोजना से संबंधित निर्णय लेती है, जिसमें पहला है संघात निर्धारण विभाग पहला। इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना, जलीय ऊर्जा परियोजना तथा दीर्घ सिंचाई परियोजना आती है। सेकेंड नंबर पे है संघात निर्धारण विभाग दूसरा। इसके अंतर्गत खनन परियोजना, तापीय ऊर्जा परियोजना तथा औद्योगिक परियोजना आती है।
थर्ड नंबर पे है संघात निर्धारण विभाग, तीसरा। इसके अंतर्गत संचार परियोजना, पर्यटन परियोजना, बंदरगाह परियोजना तथा मानव बंदोबस्त परियोजनाएं आती है। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन में संयुक्त राष्ट्र वातावरणीय कार्यक्रम से मिलकर मानव और मूल्यांकन स्थापन स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण कार्यक्रम को विकसित किया। भारत में भी अनेक परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, प्राकृतिक संसाधनों एवं उनके संरक्षण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। आधुनिक मानव ने, जो आजकल के मानव हैं, आजकल के लोग हैं, मॉडर्न जमाना वाले, पृथ्वी के रूप को परिवर्तित करने में बहुत कुछ कार्य किया है। पृथ्वी को बदलने में बहुत सारे काम किए हैं। मानव अपनी सभ्यता एवं आहार श्रृंखला फूड चेन को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों, नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम को परिवर्तित कर रहा है। मानव फूड चेन को स्थापित मतलब अपने खाने के चक्र को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बदल रहा है। औद्योगिकीकरण, परिवहन एवं यांत्रिक कृषि, जन स्वास्थ्य, औषधि के क्षेत्र में उन्नति के द्वारा मनुष्य ने रहन सहन एवं सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अपने रहन सहन को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया है और बहुत ज़्यादा सभ्य भी हो गए हैं। यह उन्नति पूर्व में नहीं देखी गई। पहले के लोग में यह उन्नति नहीं थी, जो कि मनुष्य को निश्चित रूप से कुछ मूल्य चुकाने के पश्चात प्राप्त हुई। इन सब साधनों एवं उन्नति को प्राप्त करने में मनुष्य ने प्रकृति के संतुलित पारिस्थितिक संतुलन को परिवर्तित कर अनेक समस्याएं उत्पन्न की। जो मानव है वे अपने साधनों के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रकृति को बहुत ज़्यादा बदला है, जिससे प्रकृति में बहुत सारी समस्याएं आ गई है। प्राकृतिक संसाधनों के अनेक उपभोग या दोहन से अनेक जातियों में विलुप्तीकरण की समस्याएं उत्पन्न हुई। विलुप्तीकरण की समस्याएं का मतलब होता है बहुत सारे जीव, बहुत सारी जातियां खत्म हो गई, अब दिखाई नहीं देती है, उसे विलुप्तीकरण कहते हैं। जो जीव की जातियां खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं देती, उसे विलुप्तीकरण कहते हैं। मृदा अपरदन के द्वारा बाढ़ अधिक आती है। वनों को साफ कर फैक्ट्रीज, बांध एवं रेल पथ को बनाने से वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ को अत्यधिक हानि हुई है। वन को काट कर, उसे साफ कर बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए गए, बांध बनाए गए, रेलपथ बनाए गए। उससे क्या होता है, उससे क्या हुआ कि जो जंगली जीवन था, वाइल्ड लाइफ था, वो बहुत ज़्यादा हानि में है। जो वहाँ जीव रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है। इस कारण उद्योगों का त्याज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी वन्य जीवन के लिए हानिकारक है। जो फैक्ट्रीज से, कारखाना से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है, उसे वनों में फेंकने से जो वन्य जीवन है उसमें बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। पानी को प्रदूषित करते हैं और स्वच्छ जलीय एवं समुद्री प्राणियों को नष्ट करते हैं। मानव के द्वारा इन परिवर्तनों के अधिक गंभीर परिणाम सामने आए। इन परिणामों को पारिस्थितिक विच्छेद कहते हैं। पारिस्थितिक विच्छेद वातावरण, इन्वायरमेंट रूपांतरण का वह हानिकारक परिणाम होता है, परिणाम रिजल्ट को कहा जाता है, ठीक है, जो अनुमानित लाभों को नहीं काटता है, इसके विपरीत अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक विच्छेदों को दूर करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ये जो प्राकृतिक विच्छेद हैं, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, उन्हें अपने से दूर करने के लिए हमें
प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देना चाहिए। पारिस्थितिक सिद्धांतों के द्वारा प्राकृतिक साधन एवं वातावरण का संरक्षण पौधों, प्राणियों एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को निरंतर प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। मृदा अपरदन, वनों की कटाई, बांधों के बन जाने के कारण अनियमित संख्या में प्राणियों का नरसंहार, अनियमित विधि के द्वारा खेतों का निर्माण, उद्योगों का व्यर्थ त्याज्य पदार्थ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जलीय प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। जल के प्रदूषण में भी वृद्धि कर रहा है। मनुष्य युद्ध स्तर पर संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक लेख लिखिए। उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व ऊर्जा प्रवाह एवं अन्य पदार्थों के परिसंचरण पर निर्भर करता है। किसी पारिस्थितिक को गतिशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत एकमात्र सूर्य है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादकों द्वारा सूर्य से प्राप्त करने से होती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का केवल 8% भाग पौधों पर पड़ता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसका 8% भाग प्लांट्स पे पड़ता है, जिसका आधा भाग हरे पौधों या उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण की जाती है। इसकी ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में एक घटक के दूसरे घटक में स्थानांतरण होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। इको तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स के 2 सिद्धांतों के अनुसार होता है। पहला है, ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है, मतलब ना ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, और ना ही विनाश होता है, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। यह केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, एक से दूसरे रूप में बदलता है। दूसरे नंबर पे है, प्रत्येक रूपांतरण में कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में विसरण हो जाता है। अतः प्रथम उपभोक्ता से सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। मतलब जो पहले उपभोक्ता हैं उससे सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा के रूपांतरण या फिर स्थानांतरण, ट्रांसफर में ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। वास्तव में ऊर्जा किसी भी रूप में हो, ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करती है। सूर्य की ऊर्जा का किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वप्रथम उपभोग हरे पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है। जो हरे पेड़ पौधे हैं सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा का उपभोग लेते हैं, ठीक है। इनके द्वारा यह ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर ली जाती है, जिसका उपयोग सभी उपभोक्ता और बाद में अपघटक करते हैं। पादप प्रथम पोषी स्तर ट्रॉपिकल लेवल को प्रदर्शित करते हैं। उत्पादकों द्वारा बंधित ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पदों से प्रवाहित होती है। इसे आहार श्रृंखला फूड चेन कहते हैं। उत्पादकों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रूपांतरण उपभोक्ताओं में ऑक्सीकरण श्वसन के समय होता है तथा उपलब्ध ऊर्जा एटीपी के रूप में जंतुओं के शरीर में संचित हो जाती है, जो जैविक क्रियाओं के संचालन में काम आती है। हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।